हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स और ये इस सीरीज़ का 6th पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है, जनरली हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, राइट। जब एसिड और बेस रिएक्शन करके जनरली क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जब ये रिएक्शन हो रहा है तो कितना एंथैल्पी का चेंज है, राइट। सो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहाँ से आया, फ्रॉम एन एसिड आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस, राइट। जब क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। और हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कहाँ से आया, फ्रॉम बेस, आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड। तो यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, वही एंथैल्पी चेंज क्या है दोस्तों, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, राइट। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगर हम HCl का रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, सो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है हमें पता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज है वो है -57.1 किलोजूल। इसके बाद अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो जो एसिटिक एसिड है वो क्या है, एक वीक एसिड है, राइट। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। और जबकि जो HCl है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। इन द सेम वे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई, तो क्या बना है सोडियम एसीटेट एंड वाटर। सोडियम एसीटेट इज अ सॉल्ट प्लस वाटर। और यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज है वो है -55.9 किलोजूल, राइट। तो आपको डिफरेंस साफ साफ नज़र आ रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज इक्वल टू -57.1 किलोजूल पर मोल। एक फैक्ट क्या है, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं, जब भी हम क्या कराते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं, हमेशा जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो होता है -57.1 किलोजूल पर मोल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द एसिड और बेस। कौन सा एसिड आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा बेस आप यूज़ कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं होता है। केवल क्या फैक्ट है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा दैट विल ऑलवेज बी -57.1 किलोजूल। मतलब इतनी एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी रिएक्शन में। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस। ये क्लास 10th में भी हमने देखा है। जो एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, HCl एक्वस, अगर कंप्लीटली आयनाइज होता है H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, तो इस टाइप के एसिड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। सो द एसिड which undergo complete ionization in their aqueous solution are called strong acid। और इस complete ionization का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हैं HCl के aqueous solution में, और एक्वा सोल्यूशन में मिक्स होने के बाद सारे के सारे HCl के मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाते हैं इन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब ऐसा एक भी HCl का मॉलिक्यूल नहीं है जो HCl मतलब H और Cl की फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में होगा, डिसोसिएशन के बाद H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा। तो जितने मॉलिक्यूल हमने इनिशियली लिए थे ऑल आर डिसोशिएटेड, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस के केस में भी होगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम लें NaOH, तो NaOH की अगर आप 100 मॉलिक्यूल लोगे
और उसको आप एक्वस सोल्यूशन में ऐड करोगे, राइट। सो ऑल विल डिसोशिएट इनटू Na positive aqueous plus OH negative aqueous. So out of 100 molecule, each and every molecule is dissociated into Na positive and OH negative. So this is what the complete डिसोशिएशन, ये क्या है दोस्तों, कंप्लीट डिसोशिएशन है। इसके ऑपोजिट वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं? वीक एसिड और वीक बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3COH, अगर आप इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे सो इट विल डिसोशिएट इनटू CH3COO-। दिस इज व्हाट, एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव, दिस इज हाइड्रोजन आयन, राइट। एक और बात यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने लगाया है रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन। जब हमने HCl को डिसोशिएट करवाया था तो हमने लिखा था H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। यहाँ रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है HCl इज बीइंग डिसोशिएटेड टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। जबकि जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है दे आर नॉट कंबाइनिंग बैक टू गिव HCl, बट वीक एसिड के केस में ऐसा नहीं है, राइट। एक तो मान लीजिए आप 100 मॉलिक्यूल लेके चले हैं एसिटिक एसिड के, और इस 100 मॉलिक्यूल में से केवल 80 मॉलिक्यूल ही डिसोशिएट होके क्या दे रहे हैं, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, तो कंप्लीट डिसोशिएशन तो हुआ नहीं। इसके साथ साथ जो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन हमें मिले हैं दे में ऑल्सो कंबाइन टू गिव बैक द अनडिसोशिएटेड एसिड। मतलब यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इन बिटवीन द डिसोशिएटेड आयंस एंड अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में नहीं था। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसेस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जबकि वीक एसिड और वीक बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, राइट। अब हमें एक फैक्ट को जानना है या उसका रीजन जानना है, वाई द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स बाय स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज -57.1 किलोजूल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ एसिड और बेस। तो देखिए ऐसा क्यों है, मान लीजिए मैंने क्या लिया, HCl लिया, तो HCl कैसे टूट जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। और लिया हमने Na पॉजिटिव एंड NaOH लिया, तो NaOH भी कैसे टूट जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। मतलब कुल मिला के जो HCl है एक्वस सोल्यूशन में वो कैसे होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस में, और जो NaOH है वो भी कैसा होता है एक्वस सोल्यूशन में, ये होता है Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ऐसा ही तो होता है, राइट। सो HCl टूट के दे रहा है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और NaOH टूट के दे रहा है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अब जो रिएक्शन हो रहा है वो बेसिकली किसके बीच में है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट। तो आप देखेंगे रिएक्शन के बाद जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हैं वो तो मिलके क्या बना देंगे, H2O, और जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है वो क्या रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ऐसे रहेंगे। तो रिएक्शन के दोनों साइड अगर आप देखोगे तो जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है और यहाँ भी जो Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है वो कैंसलाइज हो गए। बचा क्या, केवल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव जो कंबाइन करके दे रहे हैं वाटर, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेसिकली जो अल्टीमेट रिएक्शन है वो है क्या, जो अल्टीमेट रिएक्शन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन टू गिव वाटर, राइट। मतलब ये वाला रिएक्शन आपको अल्टीमेट मिलेगा जब भी आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो, और इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो होता है -57.1 किलोजूल। इसलिए कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आप लीजिए, जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो हमेशा -57.1 किलोजूल ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिएक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आर कंबाइनिंग टू गिव यू वाटर मॉलिक्यूल।
राइट। इन द सेम वे अगर आप नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराओगे, आपको पता है जो HNO3 है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, so it is completely dissociated in aqueous solution to give you H positive and NO3 negative aqueous. In the same way NaOH aqueous, it is completely dissociated to give you Na positive aqueous NOH negative. तो रिएक्शन किसका होगा बेसिकली, अब भी यहाँ आप देखेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, दिस इज फ्रॉम द HNO3, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दिस इज फ्रॉम H2O. ये कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, जो H पॉजिटिव और जो OH नेगेटिव है वो रिएक्शन करके तो वाटर दे रहा है, और जो Na पॉजिटिव और NO3 है वो एक्वस मीडियम में ऐसे ही रहेंगे, Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव. तो अगर आप रिएक्शन को देखेंगे ऑन बोथ साइड तो कैंसलाइज करने पे क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव चला जाएगा, NO3 नेगेटिव चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दे आर कंबाइनिंग टू गिव यू वाटर, इट मीन्स H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर. तो अगेन वही रिएक्शन हमें मिला है जिसमें क्या हो रहा है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर. तो यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो अगेन कितना होता है, -57.1 किलो जूल. इसलिए जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस कंबाइन करेंगे तो जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो होगा -57.1 किलो जूल. राइट. तो इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दैट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कंप्लीटली आयनाइज्ड. स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कंप्लीटली आयनाइज्ड. तो जो अल्टीमेट रिएक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दीज आर गिविंग यू H2O, और यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज है वो होता है -57.1 किलो जूल. इसलिए आपको हमेशा यही वैल्यू मिलती है. तो याद रखना है ये किस केस के लिए है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए है, बाकी केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा. अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस. तो वीक एसिड और वीक बेस में क्या ध्यान देने वाली बात है, दैट द एक्वस सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 mole of different monobasic acids do not contain 1 mole of H positive. तो अभी हम फॉर सिंप्लिसिटी हम मोनोबेसिक एसिड की बात करते हैं. देखिए मोनोबेसिक एसिड किसको कहते हैं, आई होप आपको ये पता होगा. मोनोबेसिक एसिड हम कहते हैं ऐसे एसिड को जो डिसोशिएट होने पर क्या करते हैं दोस्तों, केवल एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं. राइट. सो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो केवल क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं डिसोशिएट होने पर. राइट. तो मोनोबेसिक डाइबेसिक क्या होते हैं, जो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोशिएट होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. तो हम यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी मोनोबेसिक एसिड को देख रहे हैं. राइट. और वो भी वीक का केस हम डिस्कस कर रहे हैं. सो द फैक्ट इज द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिफरेंट मोनोबेसिक एसिड डू नॉट कंटेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन. अब इस लाइन का क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड. मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, 1 मोल लेता हूँ एसिटिक एसिड के CH3COOH एक्वस, इसका 1 मोल हमने लिया. 1 मोल का मतलब है कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल आएंगे. तो जब ये डिसोशिएट होगा तो डिसोशिएट होने पे ये प्रोड्यूस करेगा एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आपके पास 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड तो है, बट ये 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज नॉट गोइंग टू डिसोशिएट कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड टू गिव यू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन. मतलब यहाँ पर आपको 6.022 इंटू 10⁻23 राइट
इतने मॉलिक्यूल आपको नहीं मिलने वाले हैं, इससे कम मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। लेस देन एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल आपको यहाँ मिलने वाले हैं, राइट। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था 100 मॉलिक्यूल अगर आप लेंगे सो 100 में से 100 डिसोशिएट नहीं होने वाले हैं, उससे कुछ कम डिसोशिएट होते हैं, राइट। तो अगर 100 में से 100 या 1 मोल में से 1 मोल या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल सारे के सारे डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इतने प्रोटॉन आपके मिलेंगे नहीं। सो द एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ different monobasic acids do not contain 1 mole of H positive ion, इतने होते ही नहीं हैं। In the same way, aqueous solution containing 1 mole of different monoacidic weak bases do not contain 1 mole of hydroxide ion, right। तो एक बेस भी हम ले लेते हैं, वीक बेस। मान लीजिए हम ले रहे हैं एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक मोनो एसिडिक बेस है। देखिए एसिड होता है, एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी। तो यहाँ पर हमने कहा था जो एसिडिक एसिड है दैट इज़ मोनो बेसिक एसिड, क्योंकि ये एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, जबकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो है मोनो एसिडिक बेस की एसिडिटी। और ये क्यों है, क्योंकि ये एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, राइट। तो जब ये इसका मॉलिक्यूल जब कंप्लीट डिसोशिएट होगा तो अब इसके डिसोशिएशन पे हमको मिलने वाला है अमोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। अब वही बात, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोशिएट होगा नहीं, तो इसका जो 1 मोल है वो यहाँ पर 1 मोल क्या नहीं प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा, उससे कम प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि 1 मोल भी एक बहुत बड़ा नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम लेते हैं तो इतने आपको हाइड्रोक्साइड आयन नहीं मिलते हैं, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, राइट। तो कुल मिला के 1 मोल ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड does not contain 1 mole of H positive ion, and similarly 1 mole of different monoacidic weak bases do not contain 1 mole of hydroxide ion, नहीं होता है। तो होगा क्या, आगे देखते हैं। The weak acid or weak bases therefore have to be dissociated to give 1 mole of H positive or hydroxide ion। इसका मतलब है जो अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल हैं, राइट। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोशिएशन देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, और अगर हम एसिटिक एसिड का डिसोशिएशन देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, राइट। तो जो एसिटिक एसिड है उससे अगर आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करवाने हैं तो जो अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल हैं, जैसे मैंने कहा सपोज़ कीजिए 100 में से 80 डिसोशिएट हो रहे हैं, तो जो बच गए हैं 20 उनको डिसोशिएट करना पड़ेगा जो नॉर्मली डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं। इन द सेम वे अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 100 मॉलिक्यूल हमने लिए, इसमें से 80 डिसोशिएट हो रहे हैं, तो जो रिमेनिंग 20 हैं उनको डिसोशिएट करना पड़ेगा सो दैट इट्स 1 मोल किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का 1 मोल मे गिव यू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन respectively, right? So the weak acid or weak bases therefore have to be dissociated to give 1 mole of H positive or hydroxide ion. Thus neutralization of weak acid and strong bases, मतलब हमने क्या लिया है, एक तो वीक एसिड लिया है, उसका न्यूट्रलाइजेशन किसके साथ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो 1 मोल से 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, वीक एसिड में इतने नहीं प्रोड्यूस होंगे। इसका ऑपोजिट हम क्या देख सकते हैं, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड डू नॉट इन्वॉल्व ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, केवल इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा है। जैसे हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में जो अल्टीमेट रिएक्शन होती है वो क्या होती है,
जो अल्टीमेट रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में, वो होती है अल्टीमेट रिएक्शन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव गिविंग यू H2O। ये कहाँ से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। ये कहाँ से आया? स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो यहाँ पे तो इनका कंप्लीट आयनाइजेशन है, तो आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव 1 मोल ऑफ एसिड और बेस से मिल जा रहे हैं। बट अगर आपके पास वीक एसिड है, मान लीजिए H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ से तो 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा, बट यहाँ से 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं होगा। इन द सेम वे अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं, ऑपोजिट करने का मतलब है अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ वीक बेस, तो यहाँ से तो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएगा, बट यहाँ से 1 मोल ऑफ वीक बेस इजीली प्रोड्यूस नहीं होगा। तो H2O तो अल्टीमेटली बनना ही है दोनों में, बट एक स्टेप और इसमें जुड़ जाता है कि आपको वीक एसिड का फर्दर डिसोशिएट करना है टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पर भी क्या होगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप हमारे पास जुड़ जाता है कि हमें क्या करना पड़ता है, वीक बेस को डिसोशिएट करना पड़ता है। ऐसा हम नहीं करेंगे, ये सिस्टम में अपने आप होगा, बट इट इज़ अ एनर्जी टेकिंग प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या एक्स्ट्रा हमें सोचना है, ये ध्यान देने वाली बात है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, राइट। सो द डिसोशिएशन, जो एक्स्ट्रा डिसोशिएशन हमको करवाना पड़ रहा है टू प्रोड्यूस 1 मोल फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, दिस इज अकम्पेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। मैंने कहा था आपको, क्योंकि ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और इसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोशिएशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा लग रहा है, जो वीक एसिड या वीक बेस, राइट, वीक एसिड या वीक बेस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, उससे कम कर रहे थे। तो जितना कम कर रहे थे उतने आपको डिसोशिएट करवाने के लिए कुछ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो उसी एनर्जी को हम कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोशिएशन। तो देख लेते हैं हम एक बार, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं NaOH का डिसोशिएशन। तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव इजीली प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बट अगर आपको क्या चाहिए, एसिटिक एसिड का डिसोशिएशन चाहिए, तो एसिटिक एसिड का कंप्लीट डिसोशिएशन होने के लिए इतना एनर्जी एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं तो ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप साइन भी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है प्लस 1.2 किलो जूल, मतलब ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर यहाँ से जो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए, वो OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड आयन से प्रोड्यूस हुए थे उसके साथ कंबाइन करके वाटर देते हैं। तो ये तो अल्टीमेट रिएक्शन है ही है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यहाँ पर माइनस 57.1 किलो जूल तो होगा ही होगा, बट इसमें ये भी ऐड होगा जो हमने क्या जो कहाँ कंज्यूम हुआ है, इन डिसोशिएटिंग एसिटिक एसिड 1.2 किलो जूल। सो हम लिख सकते हैं रिएक्शन को, अगर आप इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दें, राइट, इन दोनों के अगर आप इन सारी रिएक्शंस को जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड प्लस NaOH हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन प्लस वाटर। आपने क्या किया, इन तीनों रिएक्शन को जोड़ दिया, राइट। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ भी जुड़ेंगे, 57.1 प्लस 1.2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको दोनों कंबाइन होके कितना देगा, माइनस 55.9 किलो जूल। इसलिए हमने देखा कि जो वीक एसिड जब न्यूट्रलाइज हो रहा है बाय स्ट्रॉन्ग बेस, या इन द सेम वे जब स्ट्रॉन्ग वीक बेस न्यूट्रलाइज हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से,
तो पहले के कंपैरिजन में एनर्जी जो एंथैल्पी का चेंज है वो थोड़ा कम नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, एनर्जी कंजम्पशन का एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। सो दिस वाज द न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद हम बहुत सिंपल चीज़ एक देख रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का सिंपल मतलब होता है मेल्टिंग, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a solid substance is converted into its liquid state at its melting point is called enthalpy of fusion। जैसे H2OS मतलब आइस को वाटर में अगर चेंज करना है तो कितनी एंथैल्पी लगती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, 6.0 किलोजूल पर मोल। मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग में इसका ऑपोजिट होगा, मतलब लिक्विड H2O लिक्विड जब किस में चेंज होगा, H2OS। सो हम कह सकते हैं द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट एट इट्स, यहाँ पर हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका जस्ट ऑपोजिट है, इवन जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो भी ऑपोजिट होगी। तो अगर मैं कहूँ वाटर के लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो ये कितना है, 6.0 किलोजूल पर मोल। और अगर मैं कहूँ वाटर के लिए एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग या एंथैल्पी ऑफ फ्रीज तो ये कितना हो जाएगा, -6.0 किलोजूल पर मोल, राइट। इसके बाद हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, नाम से पता चल रहा है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है जब लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। सो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a liquid is converted into gaseous state at its boiling point is called enthalpy of vaporization. So H2O liquid changing into H2O gas at 373 Kelvin. So enthalpy of vaporization 40.79 किलोजूल पर मोल। तो ये अगेन ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि आपको पता है अगर लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन हम लोग छोटी क्लासेस से देखते आए हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट, व्हेन अ सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट। सो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट। सो आयोडीन की अगर हम बात करें, आपको पता है आयोडीन सब्लिमेशन होता है आयोडीन का। सो I2S चेंजिंग इनटू I2Z, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी लग रही है, 62.5 किलोजूल पर मोल। तो जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है दैट मे बी कंसिडर्ड एज अ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर दो स्टेप एक साथ हो जाते हैं, राइट। आपको पता है जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं आती है सीधा, जो सॉलिड है वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो दो एंथैल्पीज का सम भी हम इसको समझ सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन विच इज अ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नाम से पता चल रहा है टू चेंज इन एटम। एटोमाइजेशन का मतलब है एटम में चेंज होने में जो एंथैल्पी का चेंज हो रहा है। So the enthalpy change in breaking 1 mole of bonds completely into atoms in the gaseous state। जैसे हाइड्रोजन गैस के 1 मोल को अगर आप एटम्स में चेंज करोगे, ये तो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, और अगर आप इसको एटम्स में चेंज करोगे तो जो एंथैल्पी का चेंज होगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये SUB ना होके A होगा, राइट।
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाइड्रोजन के केस में 435.0 किलोजूल पर मोल और मीथेन के केस में जो है 1665 किलोजूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब एटम्स में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को 1 मोल, तो बॉन्ड जो टूट रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉन्ड टूटेंगे, तभी तो जो मॉलिक्यूल है वो एटम में कन्वर्ट होगा। तो जो एंथैल्पी का चेंज होगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है क्या। ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस इन सच अ वे दैट टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, राइट। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, या हम इसको ऐसे भी स्टेट करते हैं दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही तो हमने देखा था इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कि एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, केवल हम इसकी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एज सच इसमें कोई लिमिटेशन है नहीं, बट ये कई और फिनोमिना नहीं समझा पाता है, इसलिए फर्स्ट लॉ की हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसका कहीं वायलेशन होगा, उसका कभी भी वायलेशन नहीं होगा, बट उससे हम कुछ फिनोमिना नहीं समझा पाते हैं, दैट्स व्हाट इट्स लिमिटेशन, राइट। तो देखते हैं क्या लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। देखिए, अ हॉट ऑब्जेक्ट एट रूम टेम्परेचर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है रूम टेम्परेचर पे और उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, राइट। मान लीजिए ये है कोई कप ऑफ टी, ये मैं आपको कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ, और जो गरम गरम चाय आपके पास है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, सराउंडिंग से ज़्यादा होगा, सो इट कूल्स स्पॉन्टेनियसली, ये अपने आप ठंडा हो जाएगा, राइट। कुछ देर अगर आप चाय नहीं पियो तो चाय ठंडी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इट लॉसेस हीट टू द सराउंडिंग, राइट। और इस केस में क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब जो हमारे सिस्टम से जो हीट का लॉस हुआ वो कहाँ ऐड हो गया, सराउंडिंग में। चाय के कप का टेम्परेचर जितना कम हुआ उससे जो हीट का लॉस हुआ वो कहाँ ऐड होगी, सराउंडिंग में ऐड होगी। तो अगेन क्या है, जो यूनिवर्स का हीट है वो कांस्टेंट है, उसका वायलेशन हुआ नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। तो ये सही बात है। तो इस फिनोमिना को हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से समझा सकते हैं, राइट। मतलब जो हीट का फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में जो हीट का लॉस होगा वो लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में क्या होगा, गेन होगा, या उसके सराउंडिंग में वो गेन होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, द फर्स्ट लॉ इज ओबेड, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए एक दूसरी कंडीशन आती है, एन ऑब्जेक्ट एट रूम टेम्परेचर डजंट बिकम हॉट ऑफ इट्स ओन बाय गेनिंग टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट। मान लीजिए हमने क्या किया है, नॉर्मल एक ग्लास में हमने वाटर रख दिया है, राइट। जो पहले हॉट कप ऑफ टी था उसकी जगह में हमने क्या रख दिया है, इसमें नॉर्मल वाटर रख दिया है रूम टेम्परेचर पे। और दूसरे वाले कप में क्या था, जो इससे पहले हम स्टडी कर रहे थे, इसमें क्या था, टी। तो टी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए इसने क्या किया, हीट लॉस किया। अब यहाँ पर क्या है, जो वाटर है हमारे पास ये कभी भी अपने आप से क्या नहीं करेगा, सराउंडिंग से हीट नहीं लेगा, राइट। और आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि वाटर अपने आप सराउंडिंग से हीट लेगा और गर्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। बट अगर ऐसा होता है तो क्या ये वायलेट करेगा फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। देखिए यहाँ जो सराउंडिंग्स है उसमें भी हीट है, नो डाउट, और जो सिस्टम हमारे पास है उसमें भी हीट है।
तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम इस सिचुएशन को ऐसे माने कि क्यों सराउंडिंग से सिस्टम में हीट नहीं आ रहा है और वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, अगर आता तब भी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन नहीं होता है। क्यों? देखिए, सराउंडिंग से जो हीट आया, मतलब सराउंडिंग के जो हीट कंटेंट में जो लॉस हुआ वो तो वाटर में ऐड हो गया, तो हीट का तो लॉस हुआ ही नहीं। यूनिवर्स की जो हीट है वो अभी भी कांस्टेंट है, यूनिवर्स की हीट जो है वो अभी भी कांस्टेंट है। तो अभी अगर ऐसा होता है सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आती है अपने आप से, सिस्टम का हीट बढ़ जाएगा और सराउंडिंग का हीट कम हो जाएगा, तब भी ये क्या नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन नहीं है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग का हीट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसी को हम यूनिवर्स कहते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग का हीट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हो या हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हो, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। या हीट का फ्लो दो इक्वल टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट्स में हो, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। दो इक्वल टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट्स में हो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके हिसाब से तीनों की तीनों कंडीशन ठीक है। मतलब टेम्परेचर का जो हीट का फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और दो इक्वल टेम्परेचर के जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में भी अगर हीट फ्लो होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें केवल क्या दिखाई देता है या क्या ऑब्जर्व होता है, केवल पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन है, जो हीट का फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यही क्या है, लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। मतलब इसके अकॉर्डिंग लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में भी अगर हीट फ्लो है तो वो ठीक है, जो कि इसका क्या है, लिमिटेशन है, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। तो वो हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। सो ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस हैव ए नेचुरल डायरेक्शन इन विच दे टेक प्लेस। ये किसने नहीं समझाया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं कहता है कि क्यों हीट फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हो, ये नहीं कहता है, राइट। तो उसी को हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये क्या कह रहे हैं, दैट जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनका एक नेचुरल डायरेक्शन होता है जिसमें वो रिएक्शन होगा। मतलब अगर आप NaOH और HCl को मिला दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप मिला दो तो NaCl और वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेल नोन। बट इसके ऑपोजिट अगर आप NaCl को पानी में मिला दो तो क्या NaOH और HCl बनेगा? नहीं बनता है। तो जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जो नेचुरल डायरेक्शन है वो किधर है, NaOH और HCl कंबाइन करके NaCl और वाटर देंगे, यही पाथ फॉलो होगा। NaCl और वाटर मिलके NaOH और HCl नहीं दे सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब है, देख लीजिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम किसको कहते हैं, अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ under a given set of condition once it has been initiated if necessary it's said to be a spontaneous process। इसका क्या मतलब है कि अगर आप HCl और NaOH को मिलाएंगे तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन देती है आपको, या ये दोनों रिएक्टेंट आपको कंबाइन करके क्या देते हैं, NaClNH2O। तो ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपने इन दोनों को केवल मिला देना, ये अपने आप से रिएक्शन हो जाएगी। जबकि अगर आप NaCl और वाटर को मिलाएंगे तो ये रिएक्शन अपने आप से नहीं होने वाली है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस, बट द सेकेंड वन इज नॉट, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, कोई ऐसी रिएक्शन जो
अपने आप से हो जाती है जब हम उस रिएक्शन को होने के लिए जो कंडीशन ज़रूरी है वो दे दें या उसको इनिशिएट एक बार कर दें तो प्रोसेस अपने आप से होने लगे, तो इसी को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपने क्या करना है, किसी वुड पीस को या लॉग को आपने क्या कर देना है, इसको बर्न कर देना है। तो जो वुड का जो पीस है या जो लॉग है वो अपने आप जलने लगेगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। एक बार उसमें आपने आग लगानी पड़ेगी, फिर वो अपने आप से रिएक्शन हो जाता है। इन द सेम वे कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप कैंडल को देखते हो, कैंडल का बर्न होना भी एक केमिकल चेंज है, एक केमिकल प्रोसेस है। तो उसको एक बार बर्न करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, उसके बाद वो अपने आप जलती है, राइट। ऐसे ही आप एलपीजी को ऑन करते हो, घरों में जलाते हो उस गैस को, तो एक बार आपको उसको इनिशिएट करना पड़ता है, राइट। आपको क्या करना पड़ता है, उस रिएक्शन को इनिशिएट करना पड़ता है। तो आप मैचस्टिक या लाइटर की हेल्प से उसको इनिशिएट करते हैं, उसके बाद वो अपने आप रिएक्शन हो जाती है। तो कई सारी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उसमें इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब NaCl को आप वाटर में मिक्स कर दो तो आपको कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी है, अपने आप से क्या हो जाएगा, NaCl का सोल्यूशन बन जाएगा वाटर में। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और कैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। कई जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उनमें इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, बट जब तक आप इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं करवाओगे, मतलब रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करोगे, तब तक ये रिएक्शन होगी नहीं। है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बन कोक को अगर आप जलाओ तभी जलाना ही पड़ेगा, आपको बर्न करना पड़ेगा, इग्नाइट करना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन करके क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जो भी फ्यूल हैं हमारे, उनका जो जलना है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नीड्स इनिशिएशन। बिना इनिशिएशन के वो जलेगा नहीं, राइट। जैसे मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, राइट। तो ये तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट इनिशिएशन जरूरी है। जब तक आप इसको इनिशिएट नहीं करोगे, मतलब मीथेन को एक बार जलाओगे नहीं रिएक्शन शुरू करने के लिए, तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं देगा। तो हमने देखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी दो टाइप के होते हैं। एक में आपको इनिशिएशन देना पड़ता है, इग्नाइट करना पड़ता है, और एक में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपने इग्नाइट कर दिया, उसके बाद रिएक्शन अपने आप होती है। जैसे कार्बन को आपने ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है, तो एक बार आपको बस इग्नाइट करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा रिएक्शन अपने आप होगा, राइट। जैसे वुड लॉग को आप एक बार उसमें आग लगा देंगे, उसके बाद वो अपने आप जलेगा, फिर आपको उसमें बार बार आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक बार आपको रिएक्शन स्टार्ट करनी है, वो फिर रिएक्शन अपने आप होगी, राइट। सो दिस इज व्हाट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके ऑपोजिट कुछ रिएक्शन होती हैं जिनको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नाम से पता चल रहा है, द processes which are forbidden and are made to take place only by supplying energy continuously from the outside the system are called non spontaneous process। तो देखिए, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में अंतर क्या है। स्पॉन्टेनियस में आपको कई बार इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार नहीं होती है, बट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको जो इनिशिएट आपने किया था वो आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक रिएक्शन चल रही है। जैसे ही आपने वो इनिशिएशन देना बंद किया, या यहाँ पर इनिशिएशन का मतलब है सप्लाइंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम। आपको बाहर से लगातार एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने एनर्जी देना बंद किया, द रिएक्शन विल स्टॉप, रिएक्शन आके नहीं होगा। जबकि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जिनमें इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट होता है, केवल आपको एक बार एनर्जी का इनपुट देना है, उसके बाद आपको आउटपुट ही मिलेगा, एनर्जी का इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें आपको कंटिन्यूसली एनर्जी का इनपुट देना है, तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल H2O
लिक्विड से अगर गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है तो ये सराउंडिंग से हीट लेगा ही लेगा, तभी ये किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो कंटिन्यूसली ये क्या करेगा, जो लिक्विड है वो सिस्टम सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और किस में चेंज होगा, वाटर वेपर में। जैसे ही सराउंडिंग से हीट नहीं मिलेगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा। ऐसे ही क्या है आपका NO, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये मिलके बना रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। तो इसमें कंटिन्यूस हीट चाहिए, NaOH प्लस HCl, ये मिलके आपको दे रहे हैं NaCl प्लस H2O। तो कुछ आपको क्या देना पड़ेगा इसमें, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसको आप नहीं लेंगे इसमें, राइट। तो ये 3 रिएक्शन हमने आपको बताया कि क्या है आपके पास, ये 2 रिएक्शन, H2O चेंज हो रहा है H2O गैस में। तो वेपराइजेशन क्या, इवेपोरेशन क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब तक हीट मिलेगी तभी तक क्या होगा, रिएक्शन होती रहेगी। जैसे हीट का मिलना बंद हो गया, रिएक्शन नहीं होगा आगे, राइट। तो इसको हम एक और बेहतर तरीके से समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रूम टेम्परेचर बिकम्स हॉट ओनली बाय सप्लाइंग एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको पानी गर्म करना है, राइट, आपको वाटर गर्म करना है, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का इनपुट देना पड़ेगा। जैसे ही आपने एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिया, वाटर का टेम्परेचर अब बढ़ेगा नहीं। तो वाटर का टेम्परेचर का बढ़ना ये क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब तक आप हीट देते रहोगे तब तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। जैसे ही आपने हीट देना बंद किया, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर डाउन हिल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो रोल कर रहा है, इसमें तो कोई एनर्जी का इनपुट देना नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके ऑपोजिट, अगर आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको लगातार एनर्जी का इनपुट देना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑब्जेक्ट अप हिल पहुँच पाएगा, ऊपर तक पहुँच पाएगा। आप सपोज आप यहाँ तक लेके गए और यहाँ से आपने इसको छोड़ दिया, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा। तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसको पूरा होने तक आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो ऑल स्पॉन्टेनियस चेंजेस प्रोसीड टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो केमिकल प्रोसेसेस हैं, उसमें ये रिएक्शन कब तक होगी, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हुआ है। इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब ये हम लोग समझ चुके हैं व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का जो फिनोमिना है, दैट इज व्हाट द स्पॉन्टेनिटी। तो इस स्पॉन्टेनिटी का क्या रिलेशन है विद द एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच के साथ इसका क्या रिलेशन है, वो अभी हम समझने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल हो, वो क्या चाहता है, वो चाहता है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी और एनर्जी का क्या है, ऑपोजिट रिलेशन है। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब अगर किसी सिस्टम में एनर्जी ज़्यादा है तो वो कम स्टेबल होगा, और एनर्जी कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका क्या मतलब है, कोई भी सिस्टम अगर क्या है, किसी हाई एनर्जी स्टेट में है, तो हाई एनर्जी स्टेट में है तो वो वहाँ से कहाँ आना चाहेगा, लो एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा। और लो एनर्जी स्टेट में क्यों आना चाहता है, क्योंकि वहाँ है स्टेबिलिटी। सो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल सिस्टम इन दिस यूनिवर्स इज टू गो फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी। इस यूनिवर्स में जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो फिजिकल सिस्टम है, चाहे वो केमिकल सिस्टम है, उनकी क्या टेंडेंसी है, टू गो फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, चाहे वो फिजिकल सिस्टम है, चाहे वो केमिकल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, आपने हाथ में कोई
स्टोन लिया है, पत्थर का एक टुकड़ा लिया है, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो नीचे जाने से क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ मेजर्ड एट mgh। तो यहाँ पर h की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये लोअर h की तरफ जाएगा। यहाँ मान लो h2 हाइट है तो mgh1, तो h1 क्या है, h2 से कम है, राइट। तो कोई भी सिस्टम नेचुरली क्या उसकी टेंडेंसी है टू गो फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी और फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी, राइट। और इससे स्पॉन्टेनिटी का क्या पता चलता है वो हम देखने वाले हैं। सो दिस टेंडेंसी सपोर्ट्स द फैक्ट दैट एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन एनर्जी should have an inherent tendency to take place, that is it is a spontaneous process। मतलब कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्योंकि हर सिस्टम क्या चाह रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आना चाह रहा है। तो जो भी प्रोसेस हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रही है उसको हम मान सकते हैं इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट ये अभी केवल आधा ही सच हम जाने हैं, आधा हम जानेंगे इसी लेक्चर में आगे। तो देखिए कोई भी सिस्टम जिसमें एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है सिस्टम, सो हम उसको मान सकते हैं दैट इट हैज़ एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू टेक प्लेस, मतलब वो होगा ही होगा, ऐसा हम मान रहे हैं फिलहाल। और या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, राइट। सो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर फाउंड टू बी एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक किसको हम कहते हैं ये भी मैं आपको समझा दूं, राइट। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं और इस ग्राफ में यहाँ हमने प्लॉट किया है एनर्जी और यहाँ हम प्लॉट कर रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, राइट। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से प्लॉट कर लें ग्राफ। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए, तो ये जो रिएक्शन दिखा रहा है ये दिखा रहा है HR मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये दिखा रहा है HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इधर तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है एनर्जी। तो आप देख सकते हैं जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा है, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम है। तो ये रिएक्शन कैसा होगा, ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब है जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है HP माइनस HR। HP माइनस HR का मतलब है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो हर केस में आपको जो डेल्टा H का साइन है वो नेगेटिव दिखेगा, मतलब इतना जो एनर्जी था इनके बीच का ये क्या हो गया, रिलीज हो गया इन द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जनरली क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन जनरली स्पॉन्टेनियस होती हैं, जिसमें एनर्जी का रिलीज हो रहा है, जिसमें एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है, उन प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये क्या कह रहा है फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस या मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, मतलब ये अनस्टेबिलिटी से कहाँ की तरफ आ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ऐसा रिएक्शन में जो टेंडेंसी है रिएक्शन होने की वो होगी, मतलब स्पॉन्टेनिटी इसमें पॉसिबल है, रिएक्शन अपने आप से होगी, केवल हमें इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट है। सो कार्बन को जब आप ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इतनी हीट रिलीज होती है, मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर देते हैं अमोनिया और इतनी हीट रिलीज होती है -92.5 किलोजूल पर मोल। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है और स्पॉन्टेनियस है। इन द सेम वे हाइड्रोजन और क्लोरीन जब कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और जो
रिएक्शन में जो एंथैल्पी का चेंज है वो है -184.64 किलो जूल पर मोल, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये जो रिएक्शन हमने देखी हैं सारी की सारी स्पॉन्टेनियस हैं, सारी की सारी एक्सोथर्मिक हैं। तो क्या हम ये कंक्लूड करें कि जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो सबके सब क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी, या जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उन सब का एक्सोथर्मिक होना जरूरी है? ऐसा नहीं है, राइट। इसको हम और डिटेल में जानते हैं। सो अभी तक हम क्या समझे हैं, द साइन ऑफ डेल्टा एच may be taken as a criterion for the spontaneity of a process and decrease in enthalpy, that is negative delta H may be regarded as a driving force behind the spontaneous process। मतलब डिक्रीज इन एनर्जी हो रहा है, एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, क्या हम उसको माने कि ये एक ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों हो रही है, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी, देयर इज रिलीज ऑफ हीट, देयर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या ऐसा सही बात है? तो इसको हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी, मतलब जो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एंथैल्पी का डिक्रीज होना ही स्पॉन्टेनिटी के लिए सफिशिएंट है, क्या ऐसा सही है? तो कुछ हम देखते हैं। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर ऑल्सो नोन टू अकर स्पॉन्टेनियसली। मतलब हम कह रहे थे कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो हमेशा स्पॉन्टेनियसली होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं जो अपने आप से हो जाती हैं, जैसे वाटर का वेपराइजेशन। ये तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि डेल्टा एच आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, फिर भी ये रिएक्शन अपने आप होती है। आपको पता है इवेपोरेशन होता रहता है हर टाइम पे एटमॉस्फेयर में, उसका रेट कभी ज़्यादा कभी कम, बट एटमॉस्फेयर में जो इवेपोरेशन है वो एक कॉमन फिनोमिना है, राइट। तो वो अपने आप हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, बट है तो एंडोथर्मिक, एक बात। दूसरा बात, अमोनियम क्लोराइड का जो सब्लिमेशन है जिसमें वो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट रहा है, वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट वो एंडोथर्मिक है। इसके साथ साथ रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन, मतलब कई रिएक्शन ऐसी हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, चाहे डेल्टा एच नेगेटिव ही क्यों ना हो, फिर भी रिएक्शन पूरी नहीं हो रही है। जबकि हम क्या मान के चल रहे हैं, डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है रिएक्शन अपने आप क्या होगा, कंप्लीट होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन even though delta H remains negative, right? In fact, most spontaneous chemical reaction proceed until an equilibrium is attained, right? ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हैं या नहीं हैं, वो केवल कब तक होती हैं, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं इस्टेब्लिश हुआ है, राइट। चाहे डेल्टा एच पॉजिटिव है नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डेल्टा एच नेगेटिव होने के बावजूद भी रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है, राइट। इसके साथ साथ रिवर्सिबल रिएक्शन भी तो होती हैं, जैसे H2 और I2 चेंज हो रहा है 2HI में, यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव है तो 2HI चेंज हो रहा है H2 प्लस I2 में, तो यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है, इसका साइन ऐसा होता है, तो 2HI। तो अगर एक रिएक्शन, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन मान लो, तो ये हो जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होगा। इसके बावजूद भी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। मतलब अगर स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल इट इज टेकिंग प्लेस। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, दैट द टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, दिस मे बी अ क्राइटेरिया फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब अगर किसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो रही है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। बट
केवल यही एक क्राइटेरिया नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे। मतलब एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी का डिक्रीज होना मे बी अ क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, बट इट कैन नॉट बी द ओनली और सोल क्राइटेरिया। मतलब कुछ और भी फैक्टर हमें देखने पड़ेंगे जो रिलेटेड हैं विद द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। एनर्जी का कम होना एक फैक्टर है, और ज़्यादातर केसेस में जिन रिएक्शन में एनर्जी कम होती है या जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, नो डाउट, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। कई सारे रिएक्शंस हमने ऐसे भी देखे जिनमें एनर्जी कम होने के बजाय बढ़ रही है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, राइट। सो वो हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर में। फिलहाल के लिए इतना ही। दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 6 ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।